हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक आकलन कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का इस वीडियो में हम 2022-23 का सीजी बोर्ड का देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सभी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेकर 70 तक के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है भोजन, जल, वायु या कपड़ा। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपका राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है कपड़ा। देखिए, भोजन के बिना नहीं चल सकता, जल के बिना नहीं चल सकता, वायु बिना तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, लेकिन कपड़ा ना भी हो तो भी चल सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से जल चक्र की प्रक्रिया कौन सी है। जल चक्र यानी कि जो पानी बरसता है फिर उड़ के ऊपर भी चला जाता है, बादल बनते हैं, तो बाष्पन भी होता है, संघनन भी होता है। जैसे आपने देखा समुद्र के जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, जब उस पर धूप पड़ती है तो वो क्या होता है, बाष्पित होने लगता है, बाष्प होकर ऊपर जाता है, फिर उसका संघनन होता है, फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार से इसमें डी ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन हो जाएगा, बाष्पन एवं संघनन दोनों। इसको टिक कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर लिख लेंगे बाष्पन और संघनन। ठीक है, लिखना भी है आपको। अब देखिए दिए गए समीकरण में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 mg है और यहाँ पर क्या आएगा कि 2 MgO आपका प्रोडक्ट बन जाए। तो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक आपका O2 होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 2 है Mg, साथ ही O भी है, मतलब जो 2 आगे लगा है इसका मतलब 2 ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है 2 ऑक्सीजन O2, तो इसमें O2 आप भर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्म पानी से भरे बीकर में आप थर्मामीटर डालेंगे तो पारे के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई गर्म पानी का बीकर है उसमें आपने क्या किया, पारा से भरा जो थर्मामीटर है वो डाला, तो आप देखेंगे कि जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या है, थर्मामीटर जो होता है उसमें जो पारा भरा रहता है वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि तापमान क्या है, गर्म पानी है तो बढ़ेगा उसका, तो पारा ऊपर चढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन यानी बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से आपको पहले कौन सी आल्पिन गिरेगी ये बताना है। तो वैसे तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो भारी है आल्पिन वो गिर जाएगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर वैसे तो सेम लग रहा है, लेकिन आप इसमें बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में तीर का निशान किस अंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये तीर जो दिखा रहा है तो ये कौन सा अंग है ये आपको बताना है। तो श्वास नली है, फेफड़ा है, वायुकोश है, डायफ्राम। तो इसका राइट आंसर है फेफड़ा। ये क्या है, फेफड़े हैं। ठीक है, फेफड़ा है ये, लंग्स। अब 7वां प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 7वें प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 7वें प्रश्न में है, तत्व का नाम आपको लिखना है, हम लिखा हुआ है यहाँ पर, संकेत आपको लिखना है। तो देखिए इसमें देखिए क्लोरीन का हो जाएगा Cl, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है H, ब्रोमीन का हो जाएगा Br संकेत। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का O2। ठीक है, तो ये आपके संकेत हो गए। 8वां प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपको पूछा गया है प्रश्न, यदि समुद्र के पानी के से समस्त काई खत्म हो जाए तो उसका प्रभाव किन किन जंतुओं पर पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, ये इसमें आपको बताना है। यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए जो लगी रहती है तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। ठीक है, छोटे जंतुओं का भोजन समाप्त हो जाएगा और भोजन समाप्त होने पर उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, जिससे बड़ी मछलियों का भोजन समाप्त हो जाएगा। अब जब बड़ी मछलियों के भोजन को ही खतरा हो जाएगा तो वो भी जीवित नहीं रहेंगी, जिससे कि सील जैसे जीवों का भोजन भी समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से पूरे जंतु प्रभावित होंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, आपके पास सफ़ेद और काले रंग के कपड़े हैं, गर्मी के दिनों में आप किस रंग के कपड़े का चयन करेंगे और क्यों। आप सबको पता ही है कि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, और जो वाइट कलर होता है सफ़ेद रंग, वो ज़्यादा अवशोषित नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सफ़ेद रंग पहनना चाहेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे, सफ़ेद कपड़े विकिरण ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी कि वो अवशोषक नहीं होते हैं, जो उस पर प्रकाश पड़ रहा है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, तथा रंगीन कपड़े अपने ऊपर आपतित अधिकांश विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। रंगीन यानी कि काला कपड़ा है कोई भी, इसलिए गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, जिससे हमें गर्मी महसूस नहीं होती है, तथा सर्दियों में रंगीन कपड़े हमें गर्म रखते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, श्वास लेते और छोड़ते समय आपके सीने में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो देख सकते हैं लाल रक्त कणों में से कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोशों की हवा में चला जाता है, गैसों का आदान प्रदान, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ताज़ी हवा वायुकोश में चली जाती है
और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा है वो फेफड़े के बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में खाना पचने से शरीर में खाने के पचने से बचती। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, हो गया हमारा। 11वां प्रश्न है, जंतु रेशे का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो देखिए जंतु रेशे यानी जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन हो गया, ठीक है, इनके जो बालों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जंतु रेशे का उपयोग आप दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, तो इनका हम जैसे कि कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्वेटर जो आप पहनते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, जो चादर वगैरह होते हैं, कुछ इससे बनाए जाते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न है लघु उत्तरीय, ठीक है। तो देखिए आप पूरा आ जाएगा आपका। तो देखिए 12वां प्रश्न है, मनुष्य शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, जल को किन किन तरीकों से पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो देख सकते हैं जल हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन आपूर्ति करता है, जल हमारे शरीर को सूखा होने से बचाता है, जल हमारे शरीर के अंदर अंगों को स्वस्थ रखता है, उन्हें स्वच्छ रखता है, जल हमारे शरीर में विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है, हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर ना निकले और हमारा शरीर रोगों का घर बन जाए यदि जल हमारा उपयोग में हम जल नहीं लेंगे तो, ठीक है। तो पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, तो जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। और जो वेस्ट वाटर है जैसे कि उसको ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो वाटर है वो जाएगा तो वो प्योर हो जाता है, क्योंकि जो उसे मिट्टी के कई परतों से गुजरना होता है तो यहाँ पर प्योर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाकर आमाशय और बड़ी आंत को नामांकित कीजिए। तो वैसे इसमें सब है, इसमें देख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है आमाशय पूछा है और बड़ी आंत पूछा है, तो आमाशय देख सकते हैं, ये आपका आमाशय हो जाएगा, ये आमाशय हो जाएगा और ये आपकी बड़ी आंत हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो। इंग्लिश में भी है स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाए। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है आपका, गर्मियों में अक्सर दूध व भोज्य सामग्री जल्द खराब हो जाते हैं, इसके क्या कारण है या हो सकते हैं। दूध को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। देखिए पदार्थों को उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम 15वें प्रश्न का देखते हैं। ये 15वां प्रश्न जो आपका पूछा गया है, उदाहरण के अनुसार दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस सारणी में पदार्थ लिखे हैं, जैसे नींबू का रस है, कपड़े धोने का सोडा है, इमली का रस है, नमक का विलयन है और यहाँ पर आगे भी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नीले लिटमस का प्रभाव क्या होगा, मतलब पेपर पर क्या प्रभाव होगा यदि नींबू का रस उस पर डालेंगे, कपड़े धोने का सोडा डालेंगे, इमली का रस डालेंगे, तो वही हमें लिखना है। जैसे कि नींबू का रस का यहाँ पर दिया गया है, नींबू का रस जैसे आप नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो रंग उसका लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, सॉरी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो नीले को लाल करते हैं अम्ल होते हैं, तो नींबू का रस क्या है, अम्ल है, तो रंग लाल हो जाएगा लिटमस पेपर का, ठीक है। और यदि बात करें लाल लिटमस पेपर की, तो लाल लिटमस पेपर को कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्षार करते हैं, अम्ल नहीं करते, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कपड़े धोने का सोडा होता है, क्या होता है, ये होता है क्षारीय। तो क्षारीय होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा नीले लिटमस पेपर पर, लेकिन जो लाल लिटमस पेपर होगा वो उसका नीला रंग हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा करते हैं, लाल को नीला करते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं जो, तो ये क्षार है। इमली का रस अम्ल है तो वैसा की वैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नमक का जो विलयन होता है वो उदासीन होता है, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उदासीन होता है, ना ही अम्ल ना क्षार। उसके बाद देखिए खाने का सोडा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्षार होता है, तो नीले को लाल तो नहीं करेगा, लेकिन लाल जो है उसको नीला जरूर कर देगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। शक्कर का विलयन उदासीन होगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों तरफ, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अथवा में ये प्रश्न है, आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 16वां प्रश्न आपका दिया गया है दिए गए आंकड़ों के अनुसार। देखिए तो इसमें देखिए अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, अथवा में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अथवा में ये वाला प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका ईजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक परीक्षा में छात्रों की संख्या तथा प्राप्तांक ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ का अवलोकन कर नीचे लिखे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए छात्रों की प्राप्तांक दिए गए हैं और यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है। तो प्राप्तांक और छात्रों की संख्या में ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए हैं, तो परीक्षा में जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या ये है। तो संख्या यहाँ पर भी लिखी हुई है, जैसे 28 है, ये 20 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 4 हैं। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो टोटल जो आएगा वो हमारे टोटल छात्र होंगे। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 64। ठीक है, 64 टोटल छात्रों परीक्षा में शामिल हुए। दूसरा प्रश्न है 10 अंक कितने छात्रों को प्राप्त हुए। तो 10 अंक आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे 10 अंक जो हैं ये प्राप्तांक है। तो 10 अंक देखिए ये हैं, ये कितने को मिले हैं, 8 छात्रों को मिले हैं। ठीक है, तो 8 छात्रों को मिले तो 8 आप लिख देंगे, 8 छात्रों को। तीसरा जो प्रश्न पूछा है कितने छात्रों को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। तो सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुए, देख सकते हैं 60 अंक सबसे प्राप्त हुए अधिक। कितने को प्राप्त हुए, 4 को। तो 4 छात्रों को आप लिख देंगे, 4 छात्रों को। ठीक है, 20 और 30 अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने छात्र हैं, 20 और 30 अंक प्राप्त करने वाले। तो 20 अंक देखिए यहाँ पर ये हैं और 30 ये, इन दोनों को जोड़ देंगे, 28 और 20 को जोड़ देंगे तो 48 हो जाएंगे टोटल छात्र जो जिन्हें 20 और 30 अंक मिले हुए हैं। अब देखिए 30 अंक और 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अंतर क्या है। तो 30 अंक कितने ने प्राप्त किए, तो 30 अंक प्राप्त किए 28 विद्यार्थियों ने, ये 28 लिखा हुआ है। ठीक है, 28 ने। और 50 अंक प्राप्त किए 4 विद्यार्थियों ने, सॉरी 8 विद्यार्थियों ने। तो 8 को हम इसमें से घटा देंगे तो 20 हमारा इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं 28 - 8 = 20। अब देखिए 17वां प्रश्न है हमारा, 16वां हो गया। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न आ दिया गया है, ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदयपेशी को उनके कार्यों के आधार पर तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्य के आधार पर आप इनकी तुलना कर सकते हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर कार्य है, ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती हैं, ये स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। यहाँ पर कार्डिक पेशी जो होती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं, यानी हृदय पेशी, तो इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 17 का प्रश्न आ हो गया। अब 17 का प्रश्न बा है। इसमें देखिए क्या है, नीचे दिए गए पादप ऊतकों के कार्यों को सारणी में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि ये कार्य दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा ऊतक कौन सा कार्य करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रभाजी जो ऊतक हैं, प्रविभाजी जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, त्वचीय ऊतक क्या करते हैं, संवहनी ऊतक क्या करते हैं, बरड़ ऊतक क्या करते हैं। सबके जो कार्य हैं जो इनमें से आपको छांट कर यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि प्रभाजी जो ऊतक हैं इनका क्या कार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले देखिए संवहनी जो ऊतक होते हैं इनका मैं बता दूं पहले। संवहनी जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को यहाँ से मतलब शरीर के सभी भागों तक पहुँचाना। तो इसमें यहाँ पर इसको भर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो है इसको इसमें कर देंगे। ठीक है, इस वाले में। ठीक है, संवहनी ऊतक में। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन ये हो जाएगा आपका। और इसमें देखिए जो तना इसका आवरण बनाना, ये त्वचीय ऊतक का कार्य हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका त्वचीय ऊतक में आप भर लेंगे। ठीक है, ये भर लेंगे आप त्वचीय ऊतक में। ठीक है, इसमें त्वचीय ऊतक वाले में इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रभाजी ऊतक जो होते हैं जड़ एवं तने की लंबाई बढ़ना। ठीक है, ये आपके प्रभाजी ऊतक हो जाएंगे। ये वाला जो ठीक है, इसमें आप ये वाले को भरेंगे इस वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले को। उसके बाद पौधों को सहारा देना। ठीक है, तो इसमें आप भर लेंगे भरण ऊतक इसमें। ठीक है, ये लास्ट वाले में भर लेंगे। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन, ये भी आपका लेन देन वाला संवहनी ऊतक में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखे आपके सभी 17 प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, आपका अच्छे से आपसे बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं। देखिए अथवा में आप करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको करा दिया, आप इसी को कर लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।